नमस्कार। राधे राधे, गुड इवनिंग। आ जाओ फटाफट, सारे के सारे आ जाओ। बात करते हैं आगे अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का। नया पार्ट है अपना। ठीक है, आ जाओ सारे के सारे आ जाओ भाई। आ गए हम तो, हेमलता जी कह रहे हैं आ गए, बाकी और भी आ जाए, थोड़ा सा वेट कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने उस दिन बात कर ली थी, उससे पहले वाली क्लास में किसकी बात कर ली थी, किसकी कहाँ तक बात कर ली थी हमने? बालूका स्तूप। सर राजस्थान की पॉपुलेशन के बारे में बताएं प्लीज। विनीता जैन जी, अभी देखो सारी की सारी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, हमने बात कर ली थी बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र की बात कर ली थी। उसमें हमने पढ़ लिया था, हमादा पढ़ लिया था, रेग पढ़ लिया था, इर्ग पढ़ लिया था, प्लाया सॉरी वो अपनी लाठी सीरीज पढ़ ली थी। ये सारी की सारी चीजें आपने पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे किसकी? राजस्थान के बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र की। किसकी? बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ कुलदरा गांव तक हमने बात कर ली थी, तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र की। और बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र में आपको क्या पढ़ना है? पीडीएफ नहीं दिख रहा है। किन किन को पीडीएफ शो नहीं हो रहा? सभी को नहीं हो रहा या आप ही को नहीं हो रहा? तीर्था जी, तीर्थ कुमारी जी। सर पीडीएफ शो नहीं, किसी को नहीं दिख रहा है पीडीएफ? ठीक है, एक मिनट मैं कर देता हूं। अभी दिख रहा है सबको? अभी दिख गया सबको ना? हाँ, ठीक है, शाबाश। अब बात करते हैं अपने किसके? राजस्थान के बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र की। बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र की हमने बात करनी है। तो बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र में हमको क्या पढ़ना है? विभिन्न प्रकार के बालूका स्तूपों की बात करनी है। क्या करनी है? बालूका स्तूपों की बात करनी है। किसकी? बालूका स्तूपों की। अब बालूका स्तूप का मतलब आप सीधा सीधा समझे, हमने टीलों की बात करनी है। किसकी बात करनी है? टीलों की बात करनी है। विभिन्न प्रकार के टीलों की हमने यहाँ पे बात करनी है। अब देखो, इस क्षेत्र के बारे में बात करें तो सबसे पहला ये बनेगा, ये जो क्षेत्र है ये राजस्थान के कौन से भाग का है? हमने बताया था ये कौन से क्षेत्र का पार्ट है? राजस्थान के जो शुष्क प्रदेश है उसका दूसरा पार्ट था राजस्थान का बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र। आपको बता दें कि ये सारा का सारा आपका जो काले और रंग का दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है? बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र है। और इसमें जो व्हाइट कलर का ये जो दिखाई दे रहा है, ये अपना बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र क्षेत्र था। बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र था जिसकी हमने बात कर ली थी। ठीक है, अब बात करनी है बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र की। ठीक है, तो चल बढ़ते हैं आगे। तो जो बालूका स्तूप है वो विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे कौन कौन से? अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप, पैराबोलिक बालूका स्तूप, बरखान, शब्र का बीज व अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। इनकी हमको बात करनी है। जो बालूका स्तूप है बेसिकली 5 प्रकार के हैं। ठीक है, इनकी हमको बात करनी है। अब देखो अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप, ये जो आपको स्तूप दिखाई दे रहा है, ये क्या है? जैसे यहां से हवा आ रही है, हवा इस दिशा में जा रही है और धीरे धीरे इस वायु की गति में क्या होती जाएगी? कमी आती जाएगी। वायु क्या होती जाएगी? उसकी जो गति है वो धीमी होती जाएगी। इस कारण ये जो मिट्टी है वो लगातार ऐसे वायु की दिशा में जमा होती जाएगी। इस प्रकार के जो बालूका स्तूप होते हैं उन्हें अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप कहते हैं। फिर है पैराबोलिक। पैराबोलिक बालूका स्तूप का मतलब है, यदि वहां पे बहुत सारी झाड़ियां हैं, बहुत सारी झाड़ियों के सहारे धीरे धीरे क्या जमती जाएगी? मिट्टी जमती जाएगी और उसका विभिन्न प्रकार का रूप बन जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं?
पैराबोलिक। तो क्या पैराबोलिक कहाँ बनेंगे? जहां झाड़ियां होंगी, ठीक है, बहुमुखी हो जाएगा। इसके बहुत सारे बहुमुखी आप इसे कह सकते हो। और इसी पैराबोलिक को यदि तेज हवा काट दे, तेज हवा क्या दे? काट दे, तो इसके जो ये बहुमुखी रूप है ये क्या हो जाता है? तीखा हो जाता है और एक तारे नुमा हो जाता है, तारे जैसे, स्टार जैसा दिखने लगता है। तब इसको हम तारे नुमा बालू का स्तूप भी बोल सकते हैं। फिर है बरखान। ये जो बरखान है, ये वायु के जो भंवर होते हैं, वायु के भंवर, भंवर का मतलब आप सीधा सीधा समझे, भगुड़ा का नाम सुना होगा आपने, भगुला या भगुला का, ठीक है। वो धीरे धीरे इसको काट देता है और अर्धचंद्राकार रूप में आ जाता है, ठीक है। भगुला का नाम सबने सुना है? भगुला का नाम सुना है सबने? ठीक है, यस, हाँ। तो उसी के कारण क्या हो जाता है, ये सारी की सारी चीजें, बरखान जो है वो अर्धचंद्राकार आकृति में आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सब्र का बीज। ये वाली क्या है? सब्र का बीज। अब देखो, ये पैराबोलिक और सब्र का बीज। पैराबोलिक तो इन झाड़ियों के चारों तरफ बहुत बहुमुखी रूप में जमा हो गया। जो पैराबोलिक था वो तो झाड़ियों के चारों ओर पैराबोलिक रूप में, अर्थात बहुमुखी रूप में। जबकि ये जो सब्र का बीज है वो कैसा है? अर्धचंद्राकार। कैसा रहेगा? अर्ध चंद्राकार। तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? सब्र का बीज कहेंगे। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होता है? यदि वायु की, देखो यहां से पवन यहां से बह रही है ऐसे, और इसकी यहाँ पे उसकी दिशा के सामने क्या आ गया? ये वाला अवरोध आ गया। इस अवरोध के सहारे जो बालू का स्तूप बनता है वो कैसा है? अपना अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताना चाहता हूं। जो आप रोड के चारों ओर डिवाइडर बने होते हैं, उन डिवाइडर के साथ धीरे धीरे क्या होती है? मिट्टी जमा होती जाती है। वैसे ही मरुस्थल में बहुत ज्यादा मिट्टी जमा हो जाती है, उसे हम लोग अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। अब इनकी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं, इनकी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले बात करते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की। किसकी? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की। ये जो बालू का स्तूप है वो कैसा होता है? पवन की दिशा के समांतर होगा। किसकी? पवन की दिशा के समांतर होगा। अर्थात मैं कहूं, जैसे यहां से हवा आ रही है, यहां हवा जा रही है कहां से? पश्चिम से पूर्व की ओर हवा जा रही है। कहां जा रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर हवा जा रही है, ठीक है। अब यहां तक आते आते इस वायु की जो गति है, वायु की गति क्या हो गई? कम हो गई। वायु की गति क्या होगी? कम होगी। तो क्या होगा? इसके साथ जो मिट्टी आई थी वो धीरे धीरे क्या होती लगती है? यहाँ पे जमा होने लगती है, गिरने लगती है। धीरे धीरे क्या होगी? जमा होने लगती है ऐसे, ठीक है। किसमें? वायु की गति में कमी आ गई। तो ये जो बालू का स्तूप बन रहा है वो वायु की दिशा के समांतर ही है। वायु की दिशा के क्या है? समांतर है। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का जो निर्माण होता है वो वायु की दिशा के समांतर होता है। किस कारण होगा? पवन की जो गति है वो मंद हो जाएगी, अर्थात हवा की गति क्या हो जाएगी? धीरे हो जाएगी। इस कारण इस प्रकार के बालू का स्तूप का निर्माण होता है। अब देखिए, आपने यहाँ पे देखा होगा, देखो पवन की दिशा के साथ साथ ये बालू का स्तूप का निर्माण हो रहा है। पवन की दिशा के साथ साथ इस बालू के स्तूप का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। अब देखो, ये है पवन मुखी दिशा। पवन मुखी दिशा का मतलब है पवन के ठीक सामने, अर्थात जिस दिशा से हवा चल रही है उसी दिशा को हम क्या कहते हैं? पवन मुखी दिशा कहते हैं। ये तो क्या होता है? कम ढाल वाली होती है, अर्थात कम ऊंची होती है। क्या होती है? कम ऊंची होगी। जबकि पवन विमुखी दिशा, ये वाली दूसरी इसके सामने, ये वाली दिशा पवन विमुखी दिशा कहलाती है, जो अधिक ढाल वाली होती है। क्या होती है? अधिक ढाल वाली होती है। क्यों? क्योंकि यहां तक आते आते पवन की गति क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। इस कारण यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है? मिट्टी का जमाव ज्यादा होने लगता है। इस कारण इस साइड में इसकी जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। यहां तक क्लियर है तो फटाफट मुझे कमेंट कर दो। यहां तक फटाफट मुझे क्लियर बता दो कि सर यहां तक कंप्लीट है। फटाफट बताओ भाई। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, रंजना जी, रवि जी, सोनू जी, सरंजना जी, ज्योति जी, अनिता जी, तीर्थ कुमारी जी, शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके विस्तार की। इसके इसके विस्तार की। इसका विस्तार कहां कहां है? अब देखो, इसका जो विस्तार है वो सहारा में इसे सिर्फ कहा जाता है। जो सहारा मरुस्थल है उसमें इस प्रकार के टीलों को क्या कहा जाता है? सीफ कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के जो टीले होते हैं
उन्हें सहारा जो मरुस्थल है अपना दक्षिण अफ्रीका में, वहां पे क्या कहा जाता है, सीफ कहा जाता है। इसका विस्तार देखो, इसका विस्तार है जैसलमेर, बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर व बाड़मेर में। इसका विस्तार कहाँ है, जैसलमेर, बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर व बाड़मेर में इसका विस्तार है। आपको ये चीजें याद रखनी है, विस्तार पूछा गया है ये वाला, आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब है उसके आड़ा, अर्थात मैं कहूं ये पवन की दिशा में कोई अवरोध आ जाने से बनते हैं। पवन की दिशा में क्या आ जाएगा, कोई अवरोध आ जाएगा। जैसे मैं कहूं, जैसे हवा कहां जा रही है, इधर जा रही है, हवा जा रही है यहां से, कहां से जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। ठीक है, और जैसे ही इसकी दिशा में कोई अवरोध आ गया, ये वाला अवरोध कोई आ गया, आप समझ ले कोई चट्टान आ गई या कुछ भी आ गया, तो ये पवन यहां से टकराते ही क्या होगा, इसके साथ जो मिट्टी है वो धीरे धीरे यहां जमा होती जाएगी, धीरे धीरे जमा होती जाएगी। अब देखो, ये जो टीला बन रहा है, ये जो टीला बन रहा है, ये किस दिशा में बन रहा है, जैसे पहले यहां तक था, फिर यहां तक हो गया, अर्थात इसका विस्तार कहां हो रहा है, उत्तर से दक्षिण में हो रहा है, उत्तर से दक्षिण में हो रहा है। अर्थात मैं कह सकता हूं इसका जो विस्तार है इस पवन की दिशा के क्या है, समकोण पे है या लंबवत है, या तो मैं कह सकता हूं समकोण पर है या क्या है, लंबवत है, क्या है, लंबवत है। तो जो भी अनुप्रस्थ वालुका स्तूप बनेंगे वो पवन की दिशा में अवरोध आने पर उस पवन की दिशा के क्या होंगे, पवन की दिशा के क्या होंगे, समकोण पर होंगे। पवन की दिशा के किस पे होंगे, समकोण पर ये टीले होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देख लेते हैं अपने एनिमेशन में कहां बनेंगे, पवन की दिशा के लंबवत या समकोण पर ये टीले बनते हैं। अब देखो ये कोई अवरोध है, यहां से हवा आ रही है, ठीक है, हवा जैसे ही टकराई तो धीरे धीरे इस टीले का निर्माण होगा। वापस देखो, हवा आ रही है और इस टीले का निर्माण हो रहा है, देखो ऐसे, अर्थात उत्तर से दक्षिण की तरफ इस टीले का निर्माण हो रहा है, अर्थात पवन की दिशा के लंबवत इस टीले का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो और ये है दोनों साइड में, ये दोनों साइड, ये टीले निर्माण की क्या है, टीले के विस्तार की दिशा है, विस्तार की दिशा है। ठीक है, अर्थात ये इसके लंबवत है, ये 90 डिग्री के कोण पे है। ठीक है, 90 डिग्री के कोण पे है। इसका विस्तार कहाँ है, रावतसर, हनुमानगढ़, बाड़मेर व जोधपुर में है। कहाँ है इसका विस्तार, रावतसर, हनुमानगढ़, बाड़मेर व जोधपुर जिलों में इसका विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बरखान बालुका स्तूप की, किसकी, बरखान बालुका स्तूप की। अब देखो यहाँ पे एक मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, क्या है, ये मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या बात कर रहा था, भभूल्या, भभूल्या या भगुल्या क्या होते हैं, ये चक्रवात होते हैं। क्या होते हैं, चक्रवात होते हैं, अर्थात यहाँ पे वायु तेज होती है। इस चक्रवात के उत्पन्न होने का कारण क्या है, इसका कारण है कि जब किसी क्षेत्र में वायुदाब क्या हो जाएगा, जैसे ये वाला एरिया है और यहाँ पे वायुदाब क्या हो गया, कम हो गया, वायुदाब क्या हो गया, कम हो गया। वायुदाब कम हो गया इसका मतलब है आसपास की वायु, यहाँ पे आसपास की जो वायु होती है इसको कवर करने के लिए आती है, अर्थात ये जगह लेना चाहती है ताकि बराबर वायुदाब हो जाए। और जैसे ही आसपास की हवा यहाँ पे प्रवेश करती है तो ये एक चक्राकार रूप में क्या ले लेता है, अपना रूप ले लेता है, चक्कर के रूप में घूमने लग जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भगुला या भगुला कहते हैं, जो क्या है, एक चक्रवात है। इसके केंद्र में, इसके केंद्र में तो क्या होगा, वायुदाब कम होगा, वायुदाब क्या होता है, कम होता है, कहां पे, केंद्र में। जबकि परिधीय क्षेत्र, परिधीय क्षेत्र में वायुदाब क्या होगा, ज्यादा होगा। याद रखना है, जो चक्रवात होते हैं उनके केंद्रीय भाग में तो क्या होता है, वायुदाब कम क्या होता है, कम होता है, जबकि जो अपना परिधीय क्षेत्र है, बाह्य भाग है, वायुदाब क्या होता है वहां पे ज्यादा होता है। इस कारण ये राउंड राउंड गोल गोल घूमते हैं। तो जो बरखान बालू का स्तूप है उसका निर्माण किसके कारण होता है, वायु के भंवर के कारण होता है। अब देखो वायु के भंवर इसको कैसे काटते हैं, देखो जो वायु के भंवर हैं
वो क्या करते हैं, इसको अर्धचंद्राकार रूप में काट देते हैं। क्या करते हैं, वायु के जो भंवर है इसे अर्धचंद्राकार रूप में काट देते हैं। देखो कैसे काटते हैं, देखो आपको दिख रहा होगा जैसे वायु के भंवर है और फटाफट इसको काटते काटते जा रहे हैं। वायु के भंवर इसको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। और इसकी आकृति कैसी बन गई है, अर्धचंद्राकार बन गई है। इसकी आकृति कैसी बन गई है, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकृति बन गई है। ठीक है, तो समझ में आया क्यों होता है, ये वायु के जो भंवर होते हैं वो इसको अर्धचंद्राकार रूप में काट देते हैं। इस टीले को कहते हैं बरखान कहते हैं। इसका यहां से देखो, वायु के भंवर कौन सी दिशा से आ रहे थे, इस दिशा से आ रहे थे, इसी दिशा से आ रहे थे। तो ये दिशा तो कैसी होती है, अवतल होती है। कैसी होती है, अवतल होती है। और ये दिशा कैसी होती है, उत्तल होती है। कैसी होती है, अवतल। और ये ऊपर वाली जो दिशा है, ऊपरी दिशा क्या कहलाती है, उत्तल दिशा कहलाती है। वायु के जो विपरीत दिशा होती है वो उत्तल, और वायु के ठीक सामने वाली दिशा क्या कहलाती है, अवतल दिशा कहलाती है या अवतल प्रकार की होती है। ये जो टीले हैं ये सर्वाधिक क्या होते हैं, अपना स्थान परिवर्तित करने वाले होते हैं। स्थान परिवर्तित करने वाले होते हैं, परिवर्तित करने वाले होते हैं। आपको पूछ ले कि सर्वाधिक अस्थायी टीला कौन सा है, तो वो कौन सा, अपना बरखान। ये फटाफट चेंज हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें, इसका विस्तार कहां पर है, इसका विस्तार सर्वाधिक है चूरू में एक जगह है, चूरू में एक जगह है भालेरी। चूरू में एक जगह है भालेरी। उस भालेरी जगह में सर्वाधिक इस प्रकार के टीलों का क्या है, विस्तार है। अब बात कर लेते हैं इसके विस्तार की। इसका विस्तार है मेंथा नदी घाटी सीकर, भालेरी चूरू, ओसिया जोधपुर, बालोतरा बाड़मेर। कहां कहां पे, सीकर, मेंथा नदी घाटी सीकर, भालेरी चूरू, ओसिया जोधपुर, बालोतरा बाड़मेर, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर व लूण करमसर बीकानेर में। लेकिन सर्वाधिक कहां है, सर्वाधिक कहां है, अपने भालेरी चूरू में है। इसका सर्वाधिक विस्तार कहां है, भालेरी एक जगह है चूरू में। हाँ बिल्कुल रेखा जी, आपने ठीक आंसर दिया है। जो भालेरी जगह है वहां पे इसका सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सब्र काबिज या बालूका स्तूप। सब्र काबिज बालूका स्तूप की बात करते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं। और किसके सहारे बनेंगे, ये झाड़ियों के सहारे बनते हैं। किसके, झाड़ियों के सहारे अर्धचंद्राकार रूप में ये टीले बनते हैं। अब देखिए कैसे अर्धचंद्राकार रूप में बनते हैं। जैसे वहां पे बहुत सारी झाड़ियां हो, यदि बहुत सारी झाड़ियां हो, उनके चारों तरफ धीरे धीरे क्या होती जाती है, मिट्टी जमा हो जाती है और अर्धचंद्राकार टीले बन जाते हैं, जिन्हें हम लोग सब्र काबिज कहते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियां हैं, जैसे ये बहुत सारी झाड़ियां हैं। अब धीरे धीरे इन झाड़ियों के सहारे क्या होगा, मिट्टी, यहाँ पे मिट्टी या पवन आ रही है, पवन के साथ साथ यहाँ पे जो मिट्टी जमा हुई इन झाड़ियों के किनारे, कैसी, अर्धचंद्राकार। तो ये क्या कहलाएगी, जो टीला बना है, ये अर्धचंद्राकार जो टीला बना है क्या कहलाएगा, सब्र काबिज कहलाएगा। आपको याद रखना है किसके सहारे बन रहे हैं, झाड़ियों के सहारे बन रहे हैं। झाड़ियों के सहारे ये टीले जो बन रहे हैं इन्हें कहते हैं सब्र काबिज। और इनकी आकृति कैसी होती है, अर्धचंद्राकार होती है। ठीक है, इनकी आकृति कैसी होती है, अर्धचंद्राकार आकृति होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनका विस्तार कहां है, इनका विस्तार कहां है। अब देखो इनका जो विस्तार है मुख्यतः कहां है, बीकानेर जिले में ही है। इनका जो विस्तार है वो कहां है, अपने बीकानेर जिले में ही है। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहां तक, ये चीज क्लियर है। फटाफट कमेंट कर दो मुझे कि सर क्लियर है। ओके ठीक है, बिल्कुल ओके, वेरी गुड। रेखा जी, मुकेश जी, रंजना जी, रजनी जी, तीर्थ कुमारी जी, हेमलता जी, अनिता जी, सोनू जी, हंसा जी, सपना जी, विनीता जी, ओके वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं पैराबोलिक बालिका बालुका स्तूप की। अब देखो ये भी किसके सहारे निर्माण हो रहा है, इसका झाड़ियों के सहारे ही है। लेकिन इसका रूप कैसा है, बहुमुखी है। ये कैसा है, बहुमुखी है। सब्र का बीज कैसा था, अर्धचंद्राकार। लेकिन जो पैराबोलिक है वो कैसा है, बहुमुखी, बहुमुखी है। अर्थात इसके साथ बहुत सारे क्या होंगे, कोने होते हैं। अब देखो ये बहुत सारी झाड़ियां हैं, ये बहुत सारी झाड़ियां हैं।
और इन झाड़ियों के सहारे धीरे धीरे क्या होती जाएगी, धीरे धीरे इन झाड़ियों के सहारे, ये देखो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे चारों तरफ क्या जमा हो गई, बालू जमा हो गई इन झाड़ियों के सहारे। तो ये देखो यहाँ पे कैसा हो गया, ये बहुमुखी, अर्थात के बहुत सारे आपको बाहर निकले हुए भाग दिखाई देते हैं। इस प्रकार के टीलों को हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। इनका भी सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, अपने बीकानेर में ही है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, बीकानेर में ही है। ठीक है। अब यदि इस पैराबोलिक को, जो वायु होती है, वायु, तेज वायु क्या कर देगी, तीक्ष्ण रूप में काट देगी। तीक्ष्ण मतलब तीखा। इसके कोनों को क्या कर देगी, शार्प कर देगी। ऐसे इसके कोनों को क्या कर देगी, शार्प कर देगी। तो ये बालू का स्तूप कैसा दिखने लगेगा, एक तारे की तरह कार्य या तारे की तरह दिखाई देने लगेगा। तब इस पैराबोलिक बालू का स्तूप को हम लोग क्या कहते हैं, तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं, तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। तो देख लिए, तारानुमा की भी बात कर लेते हैं। अब बात करें तारानुमा बालू का स्तूप, ये भी किसके सहारे होगा, झाड़ियों के सहारे होगा। और ये जो बहुमुखी बालू का स्तूप होता है, उसको हवा द्वारा क्या काट दिया जाता है, तीखा काट दिया जाता है। अर्थात इसके कोने होते हैं वो शार्प कर दिए जाते हैं। इसके जो कोने होते हैं वो शार्प कर दिए जाते हैं, और इसकी आकृति कैसी, एक तारे के जैसी दिखाई देने लगती है। तब इसको हम लोग तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। अब देखिए, बहुत सारी झाड़ियां हैं यहाँ पे। इन झाड़ियों के सहारे सहारे पहले तो बालू क्या हो गई, बहुमुखी रूप में जमा हो गई, और तेज हवा ने क्या कर दिया, इस जो बालू का स्तूप था, बहुमुखी बालू का स्तूप, उसको शार्प कर दिया थोड़ा थोड़ा। अर्थात इसके जो कोने हैं उसको तीक्ष्ण कर दिया। तब इसको हम लोग क्या कह देते हैं, तारानुमा बालू का स्तूप कह देते हैं। क्या कह देते हैं, तारानुमा बालू का स्तूप कह देते हैं। ठीक है। इसका भी विस्तार सर्वाधिक कहाँ है, अपने बीकानेर में ही है। इसका विस्तार भी सर्वाधिक कहाँ है, बीकानेर में ही है। नेक्स्ट बात करते हैं खड़ीन की। अब देखो, बालू का स्तूप कंप्लीट हो चुके हैं। अब नया टर्मिनोलॉजी है खड़ीन। खड़ीन क्या होती है, यदि मैं कहूं, जैसे ये कोई टीला है, ये कोई टीला है, और इस टीले से बरसात के दौरान क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। क्या आ रहा है, पानी। बारिश के दौरान पानी आएगा, और उस पानी को मैं एनीकट, एनीकट, या मैं जिसे कह दूं बांध कह दूं, अस्थायी बांध, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनीकट कह देते हैं। छोटे छोटे बांध होते हैं उनको एनीकट कह देते हैं। इस एनीकट के द्वारा इस पानी को मैंने क्या कर दिया, रोक लिया यहाँ पे, और ये जो बन गई, ये क्या कहलाती है, खड़ीन कहलाती है। मैं कह सकता हूं खड़ीन क्या है, प्राकृतिक पानी को, प्राकृतिक वर्षा जल को, वर्षा जल को एकत्रित करने का, एकत्रित करने की विधि है। क्या है, खड़ीन पूछ ले तो खड़ीन का संबंध क्या है, पानी एकत्रित करने की विधि है। प्राकृतिक जो पानी अर्थात वर्षा जो जल होता है, उसे एकत्रित करने की जो प्राकृतिक विधि है, हाँ बिल्कुल, परंपरागत एनीकट नहीं है रेखा जी, हमने तो एनीकट बनाया है। जो परंपरागत विधि है, ये परंपरागत विधि है, उसके द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पानी को रोक रहे हैं एनीकट बना के। ये परंपरागत तरीका है अपना अपना खड़ीन है जो परंपरागत तरीका है पानी को इकट्ठा करने का। ठीक है। अब बात करते हैं, देखो कैसा, ये वर्षा जल को एनीकट बनाकर एकत्रित करने का क्या है, तकनीकी है, अर्थात विधि है, तकनीकी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका सर्वाधिक कहां मिलते हैं, ये खड़ीन सर्वाधिक कहां मिलते हैं, कुलधरा गांव इसके लिए फेमस है, जैसलमेर का। ठीक है। ये है जैसलमेर के जो कुलधरा गांव है, वहां पे सर्वाधिक खड़ीन, अर्थात वहां के जो खड़ीन है वो फेमस थे। पुराने जमाने से उस गांव में खड़ीन बनाकर वर्षा जल को एकत्रित किया जाता था। जो कुलधरा गांव है वो फेमस है इनके लिए। ठीक है। अब देखो कैसे होता है, जैसे ये टीला है, और इस टीले से के सामने मैंने क्या बना दिया, एनीकट बना दिया, ये वाला, ये क्या है, एनीकट है। और इस एनीकट में देखो यहां से धीरे धीरे पानी आके कहा जमा हो गया, यहाँ पे जमा हो गया। तो ये जो जगह है ये तकनीकी है, वो क्या कहलाती है, खड़ीन कहलाती है। क्या किया, ये टीला है अपना,
इस टीले के सामने मैंने क्या बना दिया, एनीकट बना दिया, यहां से ये एनीकट बना दिया, ठीक है। और इस एनीकट में धीरे धीरे ये पानी हो आके क्या हो गया, जमा हो गया। इस तकनीक को मैं क्या कह सकता हूं, खड़ीन कह देता हूं। तो खड़ीन क्लियर है। तो खड़ीन के लिए कौन सा जगह अर्थात जैसलमेर का कौन सा कुलधरा गांव फेमस है, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना, टाट या डांड। टाट या डांड क्या होता है, टाट या डांड क्या होते हैं, जो टीले होते हैं, टीले होते हैं, जैसे दो टीले हैं ये वाले, ये दो टीले हैं, इन दोनों टीलों के मध्य ये वाला मध्यवर्ती भाग, ये मध्यवर्ती जो भाग है, उसमें यदि मैंने क्या कर लिया, पानी को इकट्ठा कर लिया, पानी को क्या कर लिया, वर्षा जल, वर्षा जल एकत्रित कर लिया, अर्थात कर लिया नहीं मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगा, जब भी वर्षा आएगी तो इन दोनों टीलों के मध्य जो खाली जगह है वहां पे क्या ऑटोमेटिक पानी क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉड या रन डांड कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉड या डांड कहते हैं। अब देखो ये जो झील बनी है, झील बन गई है, इस झील के आसपास की यहाँ की जो मिट्टी है, ये जो आसपास की जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी धीरे धीरे, ये जो आसपास की मिट्टी है, यहाँ पे आसपास की जो मिट्टी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, दलदली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दलदली हो जाएगी। और ये दलदली मिट्टी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो दलदली मिट्टी है, दलदली मिट्टी हो जाएगी। इस दलदली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे जो दलदली मिट्टी बनेगी, इस दलदली मिट्टी को हम क्या कहते हैं, रन कहते हैं। क्या कहते हैं, रन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, टाड या डांड के आसपास, टाड या डांड के आसपास की जो दलदली मिट्टी है वो क्या कहलाती है, रन कहलाती है। जैसे पोखरण, जैसे पोखरण, ये मिट्टी क्या कहलाएगी, दलदली मिट्टी रन कहलाती है। देखो कैसे, दो टीलों के मध्य बनी स्थायी झीलें हैं। टाट क्या है, दो टीलों के मध्य बनी स्थायी झीलें हैं, अर्थात इसमें ऑटोमेटिक पानी जमा होता जाता है, वर्षा का पानी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इसका उदाहरण है सांबर झील, डीडवाना झील, ये सारी की सारी किसका उदाहरण है, टॉड या डांड का उदाहरण है, ठीक है। जैसे ये टीला है, इस टीले का ये वाला भाग कौन सा है, मध्यवर्ती भाग है, ठीक है। इसमें धीरे धीरे क्या होगा, वर्षा जल एकत्रित होता जाता है। ये वर्षा जल एकत्रित हो गया, वर्षा जल क्या हो गया, एकत्रित हो गया। तो इस झील को हम लोग क्या कहेंगे, अब लोग हम लोग क्या कहेंगे, तब इस झील को हम लोग क्या कह सकते हैं, टाड या डांड कहते हैं। अब देखो ये एरिया है, ये वाला मिट्टी वाला, इसके आसपास के किनारा वाला एरिया, ये वाला क्षेत्र, यहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, दलदली हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, दलदली हो जाएगी। और इस क्षेत्र को हम लोग क्या कह देते हैं, रन कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा पोखरण। दलदली मिट्टी युक्त क्षेत्र क्या कहलाता है, रन कहलाता है। दलदली मिट्टी युक्त क्षेत्र क्या कहलाएगा अपना, रन कहलाता है। यहां तक क्लियर है, सर आवाज नहीं है। पूजा खटीक जी एक बार आप उसका जो आपका ब्राउजर है उसको रिफ्रेश करें, आवाज बिल्कुल आएगी, ठीक है। हाँ वर्धमान जी कह रहे हैं आ रही है, सबको आ रही है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सारी चीजें, टाड या डांड क्लियर है। ये स्थायी झील है जो दो टीलों के मध्य बनेगी, और इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे हम लोग रन कहते हैं। क्या कहते हैं, रन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पलाया की, किसकी, पलाया। अब देखो पलाया क्या है, ये है सांबर के आसपास का कौन सा रन, संजय जी उस क्षेत्र को हम लोग रन कहते हैं, दलदली भूमि कह सकते हो आप, उसको रन नाम दे देते हैं। जैसे पोखरण नाम दिया तो दलदली भूमि क्षेत्र था, इस कारण उसका पोखरण नाम पड़ा है, ठीक है। अब देखो प्लाया क्या होती है, जो प्लाया होती है वो अस्थायी झीलें होती हैं, अस्थायी झीलें होती हैं। और ये कहां बनेगी, जो टीले होते हैं, टीले के निचले स्थानों में, टीले के निचले स्थानों में। अब देखो जैसे ये वाला टीला है, यहां से धीरे धीरे पानी आ रहा है, यहाँ पे ये वाला टीला है, धीरे धीरे पानी आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे पानी क्या हो गया, जमा हो गया। यहाँ पे पानी क्या हो गया, जमा हो गया कुछ दिन के लिए। तो यहाँ पे जो अस्थायी झील बनी है वो क्या कहलाएगी, प्लाया कहलाती है। और जैसे ही ये प्लाया क्या होगी, सूख जाती है,
ये प्लाया क्या होगी, सूख जाएगी थोड़े दिनों में, अस्थाई है। और यहाँ पे एक मैदान बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मैदान बन जाएगा। और इस मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, बालसन कहते हैं। मैदान को, जो उपजाऊ मैदान है, कहाँ पे बना है, इस प्लाया झील के जगह पे, इसके प्लाया झील के सूखने के बाद जो मैदान बना है वो क्या कहलाता है अपना, बालसन कहलाता है। क्या कहलाएगा, बालसन कहलाता है। तो अब बात करते हैं, देखो प्लाया क्या है, टीले के निचले भागों में बनी अस्थायी झीलें हैं। कहा, टीले के निचले भागों में बनी अस्थायी झीलें हैं। ठीक है, अब देखो सर्वाधिक झीलें कहाँ हैं, जैसलमेर में। ऐसी जो प्लाया झीलें हैं वो सर्वाधिक कहाँ हैं, जैसलमेर में हैं। सर्वाधिक अस्थायी झीलें कहाँ हैं, अपने जैसलमेर वाले एरिया में बनती है, क्योंकि सर्वाधिक टीले भी वहीं पे हैं। अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे पानी आ रहा है, और धीरे धीरे ये पानी आकर इस समतल जगह पे धीरे धीरे जमा हो गया। तो ये क्या बन गई अपनी, अस्थायी झील। अस्थायी क्या बन गई, झील बन गई। अब ये झील क्या होगी, थोड़े दिनों में क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। थोड़े दिनों में क्या होगी, सूख जाती है, सूख जाएगी। तो यहाँ का ये जो एरिया है ये वापस क्या बन जाएगा, मैदान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैदान बन जाएगा। सूखने के बाद क्या बन गया, मैदान बन गया। और ये मैदान कैसा होता है, उपजाऊ होता है। उपजाऊ क्यों होगा, क्योंकि ये पानी था, अपने साथ बहुत सारी ह्यूमस वगैरह, बहुत सारे उपजाऊ कण, मिट्टी या जो भी खाद वगैरह बहा के लाया है। और इस उपजाऊ मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, बालसन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस उपजाऊ मैदान को हम लोग बालसन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बालसन क्या होता है। ठीक है, शाबाश प्रोदा जी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं थोड़ा सा। आज की क्लास हम यहीं तक एंड करते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया, मैं फटाफट रिपीट कर देता हूं आपको। मैंने स्टार्ट की थी बालू का स्तूपों से। पहले तो ये बताओ आज की क्लास कैसी रही, फटाफट कमेंट कर देंगे, क्लास कैसी रही। ठीक है, ओके वेरी गुड। अब देखो मैंने क्या बताया था, बालू का स्तूपों की बात की थी। बालू का स्तूप है अपना, वेरी गुड, शाबाश लीलावती जी, हंसा जी, वर्धमान सिंह जी, सपना जी, मुकेश जी, राधा रानी जी, ममता जी। बस आपको समझ में आना चाहिए सारी चीजें। लीलावती जी नंबर 1, शाबाश। ठीक है, अंतिमा जी ओके। अब सारी की सारी क्लासेज आपकी ऐसी ही रहेंगी राजस्थान ज्योग्राफी की। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार, गुड नाइट। रेखा जी, जो प्लाया होता है उसके सूखने पे जो मैदान बनता है वो बालसन होता है। ठीक है, प्लाया के सूखने पर निर्मित मैदान क्या होता है, बालसन होता है। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो बता दो फटाफट मुझे। पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल प्रोदा जी, पीडीएफ आपको बिल्कुल मिलेगी।